Hello everyone, I am Manish Sharma. Let's start Chapter 5 When People Revolt 1857 and After। मेरठ से दिल्ली तक मंगल पांडे को फांसी। 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों की फौज के युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को शक था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। फिरंगियों के खिलाफ जंग का ऐलान। सिपाही अपने साथियों की सजा से आग बबूला हो उठे और उन्होंने 10 मई 1857 को मेरठ की जेल पर हमला बोलकर वहां बंद अपने साथी सिपाहियों को छुड़ा लिया। इसके बाद भारतीय सिपाहियों ने कई अंग्रेज अफसरों को मार डाला और उनकी बंदूकें, गोला बारूद व अन्य हथियार अपने कब्जे में लेकर उनके मकानों, ऑफिसों और संपत्तियों में आग लगा दी। सिपाहियों ने फिरंगियों के विरुद्ध भयानक जंग छेड़ दी। वे पूरे भारत से अंग्रेज की हुकूमत खत्म करने पर तुले हुए थे। दिल्ली पर हमला। उसी रात मेरठ से चलकर घुड़सवार सिपाहियों की एक टोली सुबह से पहले ही दिल्ली पहुंच गई। उनके आने की खबर से दिल्ली में तैनात सैनिकों ने भी बगावत कर दी। दिल्ली में अनेक अंग्रेज अफसरों को उन्होंने मार डाला। सिपाहियों ने अंग्रेजों का गोला बारूद और असला छीनकर इमारतों में आग लगा दी और लाल किले को घेर लिया। यहाँ बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सिपाहियों ने अपना नेता घोषित कर दिया। थोड़ी नानुकुर के बाद 83 साल के बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों की बात मान ली और अंग्रेजों से लड़ने के लिए देश भर के राजाओं और नवाबों ने एकजुट होकर आह्वान किया। विद्रोह के गहरे नतीजे। शायर और नरम दिल बहादुर शाह जफर के इस फैसले का भारत की आज़ादी की लड़ाई पर बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला था। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल अधिकार में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। उधर अंग्रेजों को लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल-पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था। कानपुर। लेकिन फिर तो एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाही दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा-देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के खिलाफ कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने कानपुर में सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर ऐलान किया कि वह
बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ झांसी। लखनऊ के बेदखल और नाजुक मिजाज नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र वर्जिश कदर ने भी स्वयं को नवाब घोषित कर बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह स्वीकार कर लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लखनऊ के रेजिडेंसी में मौजूद सैकड़ों अंग्रेजों को लोगों ने परिवार समेत मौत के घाट उतार दिया। विद्रोह यहीं थमने वाला नहीं था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। चित्र 8। जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। अंग्रेजों की हार और घबराहट। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की बहुत सारी मोर्चों पर जबरदस्त हार हुई। भारतीय सिपाहियों की भारी जीत से अब लोगों को विद्रोहियों में कूद पड़ने पर गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। अंग्रेजों के भारी संख्या में मारे जाने और हम मोर्चे पर लगातार हार से घबराकर 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। उसका संदेश यह था, हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। स्थानीय नेता व लड़ाके भी कूदे। विद्रोह के दौरान स्थानीय स्तर के बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला साहब ने अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाने का ऐलान कर दिया। उनके पीछे हजारों हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा और बरेली के सिपाही बख्त खान के लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। जहां भी जिसके हाथ जो हथियार लगा उसी को लेकर वह अंग्रेजों से दो दो हाथ करने चल पड़ा। कंपनी का पलटवार, दिल्ली पर पुनर्कब्जा। इस उथल-पुथल के बावजूद कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उसने इंग्लैंड से और फौज मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। चित्र 11। ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती है, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ था। चित्र 12। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे, जिन्हें हाथी खींच रहे थे, और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी और सजा।
अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। लंबी लड़ाई। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। इस व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। संख्या और ताकत में भारी पड़ने के बावजूद भारतीय सिपाहियों के विद्रोह को अंग्रेज किस तरह से दबा पाए, इसके कारण कई थे। लखनऊ और झांसी पर पुनर्कब्जा। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। नवाब बिरजिस्कदर को मार दिया गया और बेगम जिन्नत महल पेंशन पर नज़रबंद कर दिया गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और उन्हें मार दिया गया। नाना साहेब को फांसी दे दी गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। अंग्रेजी सेना से लड़ते लड़ते वे भी पकड़े गए और उन्हें भी मार दिया गया। फूट डालो और राज करो नीति। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। अब उन्होंने लोगों में आपसी फूट और द्वेष का बीज बोना शुरू किया। जो लोग उनके खिलाफ थे, उनकी जमीनें छीन ली। उन्होंने वफादार स्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था, उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। अंग्रेजों की इस बात पर यकीन कर जिन विद्रोहियों ने सुलह की कोशिश की, उन्हें अंग्रेजों ने धोखा दे दिया और सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, अफसरों, जमींदारों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। चित्र 14। अंग्रेज टुकड़ियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है। चित्र 15। अंग्रेज टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। ध्यान से देखें कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया गया है। विद्रोह के बाद के साल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे भारत पर शासन नहीं चला सकते थे। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में स्वयं को बनाए रखने के लिए अनेक कानूनी और प्रशासनिक सुधार एवं उपाय किए। उनके कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस प्रकार थे। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून लागू किया और भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।
उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। भारत मंत्री की एक सलाहकार परिषद गठित की गई सलाह देने के लिए, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय का ओहदा दिया गया। अब वह भारत में इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि बन गया। इस तरह से अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। देश की विभिन्न रियासतों के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें यह छूट इस शर्त पर दी गई कि वे ब्रिटेन की महारानी या महाराजा को अपना शासक स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई और पूरा भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने, यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने और अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से हिंदू व मुसलमान सिपाहियों के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाहियों को भर्ती करने का फैसला किया गया। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें भारतीय समाज से अलग करने की कोशिशें की जाने लगी। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह मुसलमानों ने ही फैलाया था। अंग्रेज इस बात से बुरी तरह डरे हुए थे कि कहीं हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर एक बार फिर उन पर हमला कर दिया तो भारत में ब्रिटिश राज की नींव हिल जाएगी। हालांकि अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला जरूर किया था, लेकिन वास्तव में ब्रिटिश अधिकारी ऐसा कभी नहीं करते थे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को लंबे समय तक बने रहने देने के लिए नीतियां बनाई गई ताकि उन्हें राजस्व की बिना किसी रुकावट से आपूर्ति हो सके तथा किसानों पर भी पूरा नियंत्रण रहे। 1857 के बाद भारत के इतिहास का एक नया दौर आरंभ हुआ। इस दौर में भारत में आधुनिक औद्योगिक क्रांति के काम भी बढ़े। शिक्षा, कृषि, सड़क, रेल व हवाई परिवहन का विकास हुआ। कुछ भारतीय उद्योगपति घराने भी उभर कर आए। महात्मा गांधी और कांग्रेस का जन्म हुआ। राजनीतिक आंदोलनों के जोर आरंभ हुए और अनेक बड़ी रियासी हस्तियां उभर कर सामने आई। आ केस स्टडी 1857 के संघर्ष से बहुत पहले 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर एक समान घटना घटी थी। यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही ब्रिटिश उपनिवेशी नीतियों के खिलाफ विभिन्न हिस्सों में असंतोष बढ़ रहा था। खुर्दा, जो 16वीं सदी के अंत में ओडिशा के दक्षिण पूर्व हिस्से में एक छोटा राज्य था, बहुत ही जनसंख्या वाला और अच्छी तरह से खेती किया गया क्षेत्र था। 19वीं सदी की शुरुआत में इसमें 105 गढ़, 60 बड़े गांव और 1109 छोटे गांव थे। इसके राजा वीरकिशोर देव को पहले मराठों को 4 परगनों, जगन्नाथ मंदिर की देख-रेख और 14 राजकीय राज्यों का प्रशासन सौंपना पड़ा था। उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुकुंद देव को इस नुकसान से बहुत कष्ट हुआ। ब्रिटिशों
के साथ बातचीत करके उन्होंने खोए हुए क्षेत्रों और जगन्नाथ मंदिर पर अधिकार को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन 1803 में ओडिशा पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिशों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप मुकुंद देव ने अन्य स्थानीय प्रमुखों के साथ मिलकर और मराठों की गुप्त सहायता से अपने अधिकारों को वापस पाने के लिए बल का प्रयोग किया, जिससे ब्रिटिशों ने उनका शासन समाप्त कर दिया और उनकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। उन्हें केवल जगन्नाथ मंदिर का प्रबंधन और पूर्व संपत्ति का 1/3 राजस्व ही दिया गया और उनका निवास पूरी तरह से तय किया गया। यह असमान समझौता ओडिशा में विदेशी शासन की एक नई दमनकारी युग की शुरुआत थी। ब्रिटिशों ने खुर्दा पर कब्जा करने के बाद सेवा अनुबंधों को समाप्त करने की नीति अपनाई, जिससे राज्य के पूर्व सैनिक फैक्स की जिंदगी पर बुरा असर पड़ा। राजस्व की मांग में अत्यधिक वृद्धि और उसका दमनकारी तरीके से संग्रह करने के कारण लोगों ने खुर्दा से बड़ी संख्या में पलायन किया। ब्रिटिशों ने कई बार अस्थायी समझौते किए, हर बार मांग बढ़ाते हुए और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में कोई छूट नहीं दी। इसके परिणामस्वरूप खुर्दा ने स्थानीय संपत्तियों की नीलामी की गई और बंगाल से अनुपस्थित मालिकों को यहाँ लाया गया। पूर्व राज्य के सैन्य कमांडर बख्शी जगबंधु, जिन्हें जातीय अधिकारों और स्वाभाविक सहायता प्राप्त थी, ने अपनी शिकायतों और लोगों की समस्याओं के खिलाफ लड़ाई शुरू की। उनके खिलाफ ब्रिटिशों ने मार्शल लॉ लागू किया और उन्होंने राजा को जल्दी से पकड़कर कटक भेज दिया। बख्शी जगबंधु और उनके साथी कटक और खुर्दा के बीच संचार को काटने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिश ने मेजर जनरल मार्टिनडेल को भेजा और बख्शी जगबंधु और उनके सहयोगियों को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की। इस दौरान सैकड़ों फैक्स मारे गए, कई जंगलों से भाग गए और कुछ ने समाधान के तहत घर लौटने का फैसला किया। मई 1817 तक विद्रोह को नियंत्रित कर लिया गया था। हालांकि खुर्दा के बाहर बख्शी जगबंधु और उनके समर्थकों ने विद्रोह को जारी रखा। 1825 में उनकी आत्मसमर्पण तक ब्रिटिशों ने सहिष्णुता और सुधार की नीति अपनाई। नमक की कीमत घटाई गई, पुलिस और न्याय प्रणाली में सुधार किए गए और भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों को हटा दिया गया। खुर्दा के राजा के बेटे रामचंद्र देव को पुरी में स्थानांतरित होने और जगन्नाथ मंदिर का प्रभार लेने की अनुमति दी गई। यह एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय सैन्य विद्रोह था जिसने भविष्य में ब्रिटिश प्रशासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसे केवल फैक्स विद्रोह कहना इस घटना के महत्व को कम करना होगा। नाउ स्टोरी ऑफ चैप्टर 5 इज़ कम्प्लीटेड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।